हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स 23 जुलाई 2020 का आज हम लेक्चर शुरू करेंगे। डेली आपको एक सीरीज डेली एक वीडियो मिलता है करंट अफेयर्स का। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का पहला सवाल शुरू करते हैं कि संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता कब दी गई? 23 जुलाई को, 22 जुलाई को, 24 जुलाई को, 26 जुलाई को। इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई को। इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है कि 22 जुलाई 1949 को संविधान सभा ने तिरंगे के ध्वज के रूप में अपनाया, मान्यता दी। अब देखो ये 4 डेट है इम्पोर्टेंट। इसमें 3 डेट सेम है, 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति, ये चीज़ हमें याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। उससे पहले 22 जुलाई 1949 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी गई। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए फ्लैग की हिस्ट्री डाल रखी है, आप इसे पॉज कीजिए और आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, भारत निर्मित मेक इन इंडिया पहला परमाणु रिएक्टर परियोजना जिसने हाल ही में अपना फर्स्ट फेज पार कर लिया है। रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु, तारापुरा महाराष्ट्र। पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आपके होगा काकरापारा गुजरात। इसकी व्याख्या है कि भाई भारत ने अपने पहले 700 मेगावाट की प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर गुजरात स्थित काकरापार परमाणु, ये काकरापारा यहाँ दे रखा है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना ने प्रथम फेज पार कर लिया है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसका बहुत ही योगदान है। लिमिटेड द्वारा संचालित ये केपीपी की तीसरी इकाई ने अपनी क्रिटिकलिटी यानी कंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिशन चैन रिएक्टर, मतलब इसे जब भी लाइट का उपयोग रिएक्टर से करते हैं तो उसे कंट्रोल मैनर में करना पड़ता है। परमाणु बम में और लाइट बनाने में यही फ़र्क है। यदि आप उसे कंट्रोल मैनर में यूज़ करते हो तो फिर उससे लाइट बनेगी। यदि ये कंट्रोलिंग सिस्टम आप हटा दिया गया तो इसे परमाणु बम बना दिया जाता है। और ये देश का 23वां परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। ये मैंने सोर्स लिया है www.worldnuclear.organization से। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत ने आपातकालीन चिकित्सक सेवाओं की स्थापना के लिए समझौता किया है। मॉरिशस, मालदीव, म्यांमार, भूटान। हमें लोकेशन थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर म्यांमार इस तरफ है, भूटान इस तरफ है और मालदीव और मॉरिशस अपने साउथ में हैं। तो इसका सही आंसर है मालदीव। तो इसका देखेंगे कि भाई अब देखो ये मालदीव की लोकेशंस दे रखी है। मालदीव की लोकेशंस जाने, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है माले। इस मालदीव की राजधानी है माले के बा एटोल। एटोल क्या होता है? ये कोरल रीफ का टाइप होता है। ये मतलब एटोल होता है वलयाकार, इस रेंज में होता है यहाँ मतलब कोरल्स रहते हैं। तो बा एटोल अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट के लिए मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इसका एक अपने समझौता किया है कि भाई कभी भी इमरजेंसी स्थिति हुई तो उसके लिए इस प्रकार की आपस में साझा कर ली जाएगी। अब इसका नेक्स्ट सवाल है, आईटीसीयू के ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत की रेटिंग है 5+, 5, 4 और 3। ठीक है, अब इसका देखेंगे कि भाई इसकी व्याख्या, इसकी रेटिंग जो अपने दी है 5 दी है, जो बहुत ही खराब रेटिंग है। ठीक है, आईटीसीयू क्या है? इंटरनेशनल व्यापार संघ परिसंघ, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। तो इसने क्या दिया? इसने रेटिंग देता है ये 1, 2, 3, 4, 5 और 5+। ये कहता है जिसको 1 रेटिंग मिली वो बढ़िया, 5+ मिली सबसे खराब। भारत को क्या दी है? 5, मतलब ये खराब है, खराब से थोड़ी सी कम है। तो इसने क्या किया है? इसने बोला है कि सूचकांक में श्रमिकों के अधिकारों के सम्मान के आधार पर ये 144 देशों की रैंक दी है।
इसमें खराब 10 देशों में अपने को, भारत को भी खराब देशों में रखा। 10 सबसे खराब देशों में 5 की रेटिंग के साथ नया प्रवेश द्वार बन गया। अधिकारों की कोई गारंटी नहीं दी गई है, इसलिए इसमें भारत को बहुत ही खराब रेटिंग मिली है। ये क्या करता है कि 97 संकेतकों की सूची के आधार पर ये आंकड़े प्रदान दिए गए। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय मीन्स हेडक्वार्टर, मेन ऑफिस कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। भारत में आईटीसीओ की ये इतना अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना जानना इनफ है कि इसका अपने मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक। हाल ही में चर्चा में रही आज़ाद पटन हाइडल पावर, हाइडल पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और चीन। देखो इसकी ट्रिक बता देता हूँ। आज़ाद मतलब पाकिस्तान बोल, अपने कश्मीर के ऐसे क्या बोलते हैं? आज़ाद कश्मीर। तो वहाँ तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि भाई पाकिस्तान में रही है। अब इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि भाई पीओके एरिया ना, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के चीन के 700 मेगावाट की आज़ाद पटन हाइडल पावर परियोजना की समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। मतलब नदी पर लाइट निर्माण का काम किया जाएगा, डैम बना के, चीन के साथ में। जियो झापा ग्रुप कंपनी। चीन ने भी भारत से दुश्मनी, भारत के साथ रिश्ते खराब करने के लिए पाकिस्तान को इस प्रकार ये सहायता प्रदान करा है कि आप भी यहाँ पर ये लाइट्स वाइट्स खोलो, लाइट्स का हाइडल पावर बना लो। और अपने वैसे भी इसके साथ में अच्छे संबंध अभी पाकिस्तान के साथ में भी नहीं चल रहे, और चीन के साथ में भी सीमा पर फेस ऑफ हो रहा है, तो इसने पाकिस्तान को इस तरह से ये सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में किसने किशोरों को के लिए देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? देश का पहला नंबरलेस कार्ड किया है फेमपे ने। इसमें क्या है ये देखो, ये यहाँ एक पिक दे रखी है, ये फेमपे का दे रखा है। फेमपे क्या? आईडीएफसी एंड फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में किसानों के लिए भारत का पहला नियो बैंक ने भारत का पहला नंबर कार्ड, मतलब ये आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, पहला फेम कार्ड किया जिसपे कोई भी नंबर नहीं डाल रखे हैं। ठीक है। नेशनल एनपीसीआई के साथ इस कार्ड को विकसित किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। इसके साथ में जो ये यूपीआई और सारा इस प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट चलाता है, एनपीसीआई है। रुपए भुगतान कार्ड का क्या है कि रुपए में किया है, रुपए भी अपनी भारत की है कंपनी। ठीक है। तो ये किशोरों को कैशलेस, बिना कैश के आप काम कर सकते हो, और माता पिता के हस्तक्षेप के बिना भी किशोर स्वतंत्र रूप से कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने बांग्लादेश के बाद किस देश के साथ सीमा पार रेल कार्गो सेवाएं शुरू की गई है? भूटान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान को इसको पहले नेगलेक्ट कर दो। नेपाल के साथ अभी हाल फिलहाल संबंध नहीं चल रहे हैं, तो हाल फिलहाल में की है भूटान के साथ में। तो भूटान के साथ में क्या किया हाल ही में भारत ने? बांग्लादेश के बाद, पहले बांग्लादेश के साथ, अब भूटान में सीमा पार रेल कार्गो। मतलब देखो अभी हाल ही में बांग्लादेश में भी अपने कार्गो से सामान पहुंचाया गया था, जिसमें काली मिर्च नहीं, मतलब मिर्ची का सामान पहुंचा गया था, मिर्ची पहुंचाई गई थी बांग्लादेश में। और अभी हाल ही में भूटान में भी कार्गो पहुंचाया गया है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि मानवता के लिए प्रथम संस्करण गुलबेनकियन पुरस्कार किसने जीता है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मैं आपको फोटो बताता हूँ, आपको अच्छी याद रह जाएगी। ये एक बच्ची है ना, एक बच्ची। इसका आप बीबीसी लंदन पर या फिर नाम क्या, यूएनडीपी या फिर यूएनईपी के वेबसाइट पर इस बच्ची का नाम देख सकते हो। ये अपने इन्वायरमेंट के लिए काम करती है। इसका बच्ची का नाम है ग्रेटा टिंटिन एलोनोसा। ग्रेटा टिंटिन एलोनोसा ये भी न्यूज़ में रहती थी पहले। बच्चे स्कूल नहीं जाती थी, अपने जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके खिलाफ इसने कैंपेन चलाए थे, जो कि इसने भारत को रिलेटेड भी शायद एक कुछ ऐसा बयान दिया था, लेकिन वो मायने नहीं रखता। लेकिन इसने बच्ची ने भारत के संदर्भ में भी काफ़ी इसने तारीफ भी की थी, और इसने कहा था कि मतलब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके खिलाफ इसने अच्छे कैंपेन चलाए हैं ना। इसको सम्मान में कैलेस्टे ये पुरस्कार दे रखा है, फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रथम संस्करण है, और 1 मिलियन यूरो कि जलवायु परिवर्तन के कारण युवा पीढ़ियों को इसमें सहायता दी जाएगी, रुपए की सहायता दे रहे हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का टेस्ट किया है। इसका सही आंसर होगा ध्रुवास्त्र। त्रिशूल नहीं, पृथ्वी नहीं और ब्रह्मास्त्र नहीं। तो ध्रुवास्त्र का क्या है, इसने क्या किया है, ये एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का बनाया है। एंटी टैंक हेलीकॉप्टर के बिना ध्रुवस्त नाम रखा है। ओडिशा के बालासर में अंतिम टेस्ट रेंज सफल परीक्षण किया है, और हेलिना से हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल से इसका उड़ान परीक्षण किया गया है।
और आज का अंतिम सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021। इसका आंसर है, ये क्या किया है कि ये व्याख्या आपके लिए दे रखी है, इसे आपको पढ़ना है और 2021 के लिए ये इस प्रकार की थीम दी गई है। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप यदि आपको सही में वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट प्लीज़ कीजिए, मेरा इससे हौसला अफजाई होता है। और आप इस वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन कुछ भी करके जाना और बताना कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है या फिर किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हो। और एक वीडियो आपका डेली का 10 सवाल जो कि हिस्ट्री पॉलिटी के भी आपको मिल जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए